शांति के बीच इजराइल ने एक बार फिर गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला कर उसके लड़ाकों को ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने कहा कि हमास यहां युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका ने संदेह जताया है कि हथियार डालने की शर्त से बचने के लिए हमास युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। वहीं गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रेजोल्यूशन पास होने के बाद इसके क्रियान्वयन की कोशिशें तेज हो गई हैं। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गाजा के पीस प्लान को मंजूरी मिलने के बाद इसके क्रियान्वयन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व वाले बोर्ड ऑफ पीस की देखरेख में नया गाजा विकसित किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमास द्वारा हथियार डालने और बार बार संघर्ष विराम के उल्लंघन की है। इजराइल ने फिर गाजा पर बमबारी कर हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। इजराइल का दावा है कि उसके सैनिक दक्षिणी इलाके में काम कर रहे थे, तभी हमास की तरफ से उन पर गोलीबारी की गई। संघर्ष विराम का उल्लंघन मानते हुए इजराइल ने हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। गाजा की ओर से बताया गया कि इजराइल के 4 हमलों में 25 लोगों की मौत हो गई है। इजरायली हमले का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। ताजा हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है। खान यूनुस के पूर्व में बानी सुहेल क्षेत्र में एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया गया। हमास ने इसे खतरनाक वृद्धि बताते हुए अमेरिका से हमलों को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव डालने का आग्रह किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि हथियार डालने की शर्तों से बचने के लिए हमास संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि लेबनान में भी हमास की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। मंगलवार को सीडोन शहर में हमास के एक प्रशिक्षण परिसर को निशाना बनाया गया। फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर पर की गई बमबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 1 साल पहले इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हुए संघर्ष विराम के बाद ये लेबनान पर सबसे घातक हमला था। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए 40,000 से अधिक बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। गाजा में WHO और उसके सहयोगियों ने 9 नवंबर को टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पहले 8 दिनों में 3 साल से कम उम्र के 10,000 से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सीरिया के बफर जोन क्षेत्र के दौरे से नया तनाव शुरू हो गया है। नेतन्याहू ने इजरायली सैनिकों की उपस्थिति को अपने देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है, जबकि दमिश्क और क्षेत्र के अन्य देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। सीरिया ने इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन बताया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने उनके दौरे पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि इजराइल का कहना है कि युद्ध विराम रेखा के पार तैनात इजरायली सैनिकों से ही मुलाकात की है। दरअसल इजराइल ने बशर अल असद को अपदस्थ किए जाने के बाद यूएन द्वारा गोलान हाइट्स में सीरिया और इजराइल को अलग करने वाले क्षेत्र बफर जोन में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से वहां पर संघर्ष विराम लागू है गाजा में, लेकिन इजराइल ने फिर हमले किए हैं वहां पर, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो संघर्ष विराम था इजराइल करना नहीं चाहता था। ये अमेरिकी और वैश्विक दबाव में करना पड़ा ना। अमेरिका इसमें बहुत, राष्ट्रपति ट्रंप भी इसके बहुत उत्सुक नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर जो घरेलू ओपिनियन का दबाव था वो था। और अगर कोई भी छोटा सा भी मौका मिलता है तो इजराइल इस संघर्ष विराम को तोड़ना चाहेगा, क्योंकि इजराइल की जो मंशा है इस वक्त, वो ऐसा लगता है कि वो गाजा में पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, भले ही वो परोक्ष रूप से हो, और वहां पे जो स्थापित लोग हैं उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करना चाहता है हमास के अंतर्गत। साथ ही साथ इजराइल की कोशिश है कि अब जब सीरिया में जब नई हुकूमत आई है तो इजराइल चाहता है कि सीरिया के अंदर कुछ गुट जो इस कट्टरपंथी सरकार से नाखुश हैं वो इजराइल की छत्र छाया में एक स्वायत्त जोन स्थापित कर सकें, जिसमें कि वो चाह रहे हैं कि जो ड्रूज हैं, वहाँ के कुर्द्स हैं और जो अन्य अल्पसंख्यक लोग हैं सीरिया के, वो एक साथ कर सकें। और इसी के अंतर्गत आपने देखा कि जो नेतन्याहू का जो दौरा था, जो सीरियाई क्षेत्र के अंदर था, ये दर्शा रहा है। ठीक है आलोक जी, लेकिन अगर हम गाजा में जो हमले हुए हैं उसकी बात करें तो इजराइल का ये कहना है कि हमास वहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और हमास के ऊपर भारी दबाव भी है कि आने वाले समय में हमास को हथियार छोड़ने हैं। ये भी संदेह जताया जा रहा है कि हमास हो सकता है कि उसको ये शर्तें ना माननी पड़े, उससे पहले ही कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हो, वहां पर युद्ध विराम उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा हो।
तो इसको इस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इजराइल शांत बैठा हुआ था, अगर इजराइल के सैनिकों पर हमले होते हैं उसके बाद इजराइल ने हमले किए। देखिए, ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमास करीब करीब नेस्तनाबूद हो गया है। हो सकता है हमास के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों जो अभी भी हमले करना चाहते हैं, क्योंकि हमास की तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, लेकिन हमास की विचारधारा को खत्म नहीं किया गया है। तो अब जब हमास ने ये बोल दिया है कि वो हथियार छोड़ देंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने इस तरीके के हमले किए हों, पर मेरा ये मानना है कि जो इजरायली प्रतिक्रिया थी वो डिस्प्रपोर्शनेट थी। अगर कुछ गोलियां चली भी थी तो जिस तरीके के हमले हुए, जिसमें कि निरपराध सिविलियंस पे भी हमले हुए, मेरे ख्याल से इनको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है। ठीक है आलोक जी, अभी यहाँ पर एक सवाल और आता है कि यूएन ने एक रेजोल्यूशन पारित कर दिया जिसमें जो ट्रम्प का पीस प्लान है उसको कहीं ना कहीं फॉरवर्ड किया है। अब वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय की जो अगले चरण का वहाँ पर काम है, किस तरह से वहाँ पर गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, हमास को डिसआर्म करना है, ये सब कुछ कितनी बड़ी चुनौतियां हैं अभी आगे? देखिए, बहुत बड़ी चुनौती है। पहले तो अभी ये जो अरब जो फोर्स आएगी जो वहां पे पीस स्थापित करेगी, वो कौन होगा, उसमें कौन से राष्ट्र तैयार हैं, अभी तो उनकी ही एक समस्या है। फिर किस तरीके से ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट रहेगी, वो कौन चलाएगा, अभी काफी चीजें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं है। और गाजा के अंदर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ है, उसको उसके पुनर्निर्माण के लिए बहुत समय और बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। ये जो हमास खुद को डिसआर्म नहीं करना चाहता, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर हमास डिसआर्म नहीं करता है तो फिर वही होगा जो अभी तक हो रहा था। मेरे ख्याल से हमास के ऊपर दबाव है वहां के लोगों का भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी कि वो डिसआर्म करें। और हमास ने जब समझौते पर को माना था तो उन्होंने ये बात मानी थी कि वो डिसआर्म करेंगे। अब देखना है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि इस जो अरेंजमेंट है इसमें मध्यस्थों की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या है कि बाइलेटरल इंटरेक्शन हो रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि कोई तीसरी शक्ति जो है मध्यस्थ के रूप में कार्य करे और ये स्थापित करे कि हमास डिसआर्म हो रहा है और इजराइल भी अपने हिस्से की बातें। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा। और इस अंतर्राष्ट्रीय खबरों का हमारा जो ये खास कार्यक्रम है, सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम है, इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।